मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कनेक्ट्स विद एमआरएनए। सब यूनिट्स जो है राइबोसोम के वो कनेक्ट होते हैं एमआरएनए के किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ F1, इन प्रेजेंस ऑफ F2, इन प्रेजेंस ऑफ F3 या इन प्रेजेंस ऑफ F4। ठीक है, तो ये F1, F2, F3, F4 ये जो है इन चारों को बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर या IF। ठीक है, IF1, IF2, IF3 या IF4। ठीक है, ये IF क्या है? इनिशिएशन फैक्टर जो है इनको बोलते हैं और इन्हीं के लिए वर्ड यूज होता है F1, F2। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 1 है तो F1, इनिशिएशन फैक्टर 2 है तो F2, इनिशिएशन फैक्टर 3 है तो F3, इनिशिएशन फैक्टर 4 है तो F4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसकी प्रेजेंस में राइबोसोम के सब यूनिट्स जो हैं वो एमआरएनए से कनेक्ट होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है तो वो है इनिशिएशन फैक्टर 3 या F3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। बेसिकली राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। ठीक है, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। ये दोनों साथ में आते हैं जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनना होता है, या फिर मैं ये बोलूँ ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होनी होती है। ठीक है, और इस एमआरएनए की असेंबली के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, जो कि प्रोकार्योट्स में होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली प्रोकार्योट्स में इनके लिए एफ फैक्टर नाम यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली क्या है, राइबोसोम की जो सब यूनिट है उसको एमआरएनए के साथ जोड़ने के लिए इनिशिएशन फैक्टर जो है वो 3 का यूज़ होता है। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर जो है वो 3 रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 30S। ठीक है, F3 हेल्प करता है ताकि इसका जो 30S जो राइबोसोमल सब यूनिट है स्मॉल वाला वो अटैच कर सके एमआरएनए से। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बाकी आपको बता दूं F1 और F2 जो हैं ये दोनों हेल्प करते हैं टीआरएनए बाइंडिंग में। ठीक है, ये दोनों हेल्प करते हैं टीआरएनए के बाइंडिंग में। ठीक है, एफ फैक्टर जो है ये ये इनिशिएशन की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर की तरह ये काम प्रोकार्योट्स में नहीं करता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज डिवोइड ऑफ डीएनए येट कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। इनमें से कौन से ऑर्गेनल में डीएनए नहीं पाया जाता है लेकिन फिर भी ये डुप्लीकेशन शो करता है, मतलब अपनी अमाउंट का डबल हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में डीएनए नहीं पाया जाता है लेकिन इसका डुप्लीकेशन फिर भी होता है। ठीक है, सेंट्रियोल वो ऑर्गेनल है जिसमें ना तो डीएनए है, ठीक है, और ना ही आरएनए है। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, फिर भी इसका डुप्लीकेशन होता है सेल साइकिल के दौरान। ठीक है, सेल साइकिल में इसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये इसका जो डुप्लीकेशन होता है वो होता है एस फेज में। सेल साइकिल में जो एस फेज होता है उसमें इसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में तो डीएनए होता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकार्योट्स में, या मैं बोलूँ बैक्टीरिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी डीएनए। ठीक है, एम्प्टी डीएनए उसका नाम होता है, जो इसके खुद का डीएनए होता है उसको बोलते हैं एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन, सेंट्रियोल किस में रोल प्ले करता है या किस में हिस्सा लेता है? इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन या इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। तो जो इस सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल का मेन रोल होता है स्पिंडल बनाने के लिए, तो इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल सेल स्ट्रक्चर होते हैं जो बने होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स के। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं सेंट्रोजोम के अंदर, CENTROSOME, सेंट्रोजोम के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज करना स्पिंडल फाइबर को सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में ये सेंट्रियोल का काम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं करता है? ठीक है, लाइजोसोम, राइबोसोम, प्लास्टेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, नॉन, MEMBRANOUS, नॉन मेम्ब्रेनस, ये एक ऑर्गेनल जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि बना होता है RNA और प्रोटीन का, आर RNA, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से ये मिलके बना होता है राइबोसोम। ठीक है, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में, ये प्रेजेंट होता है और ये फ्री होता है। फ्री मतलब किसी से अटैच नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और कभी कभार ये जो राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके कारण इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे अटैच्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है या अटैच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये क्या है, इसका काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंस होते हैं या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होगी वो दो लेयर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनल है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सबसे पहले किसने देखा था? फ्लेमिंग ने, बेंड्रा ने, पोर्टर ने या क्लॉड ने? तो आपका करेक्ट आंसर है पोर्टर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है पोर्टर। पोर्टर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1945 में, 1945 में पोर्टर ने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इन्होंने माइक्रोस्कोप से इसको देखा था, माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से इन्होंने इसको डिस्कवर किया था या सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। पोर्टर का जो पूरा नाम है वो है आर पोर्टर, कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर पोर्टर इनका पूरा नाम है। इन्होंने बोला था एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल का नेटवर्क है और सेक है साइटोप्लाज्म में, जिसका इन्होंने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें लिख लो
नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या मतलब होता है नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म? ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है, और साथ ही में माइटोसिस को बताया था। ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। बात करते हैं बेंडा की, तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करा है। ठीक है, डिस्कवर करा है 1897 में, डिस्कवर इन्होंने करा है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व पोर्टर ने करा है। बात करते हैं क्लॉड की, तो क्लॉड ने काम किया हुआ है सेल के फ्रैक्शनेशन में, फ्रैक्शनेशन में, सेल के फ्रैक्शनेशन में इन्होंने हेल्प किया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले हेल्प किया है सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेट करने का भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेट करने का, आइसोलेट मतलब सेपरेट करने का इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच सेल ऑर्गेनल इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? कौन से सेल ऑर्गेनल में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकार्योटिक सेल्स। ठीक है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, और साथ ही में ये बनाते हैं एटीपी, इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, और ये बनाता है क्रेब साइकिल की के द्वारा, इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल की प्रोसेस में एटीपी बनता है। साथ ही में ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन दोनों की हेल्प से एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। राइबोसोम मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, या कभी कभार कहा जाता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, सिंथेसिस में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्टील? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया में कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सेडिमेंट होगा लोअर स्पीड पर? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जो आपने बीएससी में, एमएससी में, लैब में परफॉर्म करी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या राइबोसोम। ठीक है, लोअर स्पीड बोला है, तो लोअर स्पीड में इन चारों में से वो आपका सेडिमेंट होगा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रक्रिया है जिसमें सेल के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं साइज और डेंसिटी के आधार पर, साइज और डेंसिटी के आधार पर। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताया था न्यूक्लियाई ये लोअर स्पीड पर सेडिमेंट होता है, क्योंकि ये होता है लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, प्लस भारी होता है, हैवीएस्ट होता है ये। ठीक है, हैवीएस्ट होता है। जिसका साइज ज़्यादा होगा और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, वो कम स्पीड पर सेडिमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियाई का सेडिमेंटेशन की स्पीड जो है, या सेडिमेंट की होने की स्पीड जो है, वो लोअर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्या है, इसकी मीडियम स्पीड होती है। ठीक है, ये मीडियम स्पीड पर सेडिमेंट होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये भी मीडियम स्पीड पर होता है। ठीक है, बाकी बचा राइबोसोम, ये हाइयर स्पीड पर होता है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है? वो हाई होता है, क्योंकि ये छोटा होता है और हल्का होता है। ठीक है, कौन? राइबोसोम।
तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये भी आप मीडियम ही लिख लो यहाँ पर, ये भी मीडियम स्पीड पर ही सेडिमेंट होता है। तो ये था इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स प्रोसेसेस अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल में सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। तो आपका लाइजोसोम क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका एक बार बता देता हूँ अदर ऑप्शन भी। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस में भी डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन मिड पीस ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के मिड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? गोल्जी बॉडी एंड लाइसोम, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल या माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल ये जो हैं स्पर्म के मिडल पीस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें तो बहुत कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। गोल्गी बॉडी और जो लाइसोसोम है ये हेड वाले रीजन में पाए जाते हैं। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हेड वाले रीजन में होते हैं। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्पर्म में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर सी, ये मिडल पीस में पाए जाते हैं या मिड पीस में। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, तो ये एब्सेंट होते हैं दोनों। राइबोसोम एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम एब्सेंट होता है स्पर्म में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल का मेजर फंक्शन क्या है? मेजर पूछा है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है या ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम नहीं है। एक्सक्रीशन कुछ कुछ मटेरियल का ये एक्सक्रीशन करता है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन जो इसका मेजर फंक्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन से कौन सा ऑर्गेनल जो है वो उसका कंटिन्यूएशन है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किस ऑर्गेनल का कंटिन्यूएशन है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या पेरोक्सिसोम। कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उससे कौन सा ऑर्गेनल बनता है, तो वो आपका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULEUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असेंबली ऑफ टू सब यूनिट 40S एंड 60S ऑफ द राइबोसोम फॉर्म। जब ये दो सब यूनिट जुड़ते हैं 40S और 60S, तो कौन सा राइबोसोम बनता है? 100S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम या 90S राइबोसोम। तब ये दोनों 40 और 60S राइबोसोम ये दो सब यूनिट जुड़ते हैं तब बनता है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये दोनों मिलके 80S राइबोसोम बनाते हैं और ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये जनरली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, SVED, स्वेडबर्ग, BERG, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग UNIT यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट इसको बोलते हैं। ये बेसिकली मेजर करता है सेडिमेंटेशन रेट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ये किस रेट पर सेडिमेंट होगा ये बताता है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अकर मोस्टली इन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन के लिए, सेल्यूलर रेस्पायरेशन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है या वो रोल प्ले करते हैं, और साथ ही में एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा है द सेल्यूलर इवेंट दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंटेज। वो सेल्यूलर इवेंट बताओ जो कोरेस्पॉन्ड करता है मेंडल लॉ के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। एनाफेज वन, एनाफेज टू, मेटाफेज वन या मेटाफेज टू। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज वन। मेटाफेज वन आपका करेक्ट आंसर है जो कोरेस्पॉन्ड करता है मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को। मेंडल का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कहता है कि एलील्स जो होते हैं डिफरेंट जीन के असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट alleles of different gene assort independently of one another during gamete formation। ठीक है, और ये ऐसा होता है मेटाफेज वन के मियोसिस के मेटाफेज वन में। ठीक है, मियोसिस के मेटाफेज वन में होता है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं और लाइन अप होते हैं रैंडमली इक्वेटोरियल प्लेट पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बार बॉडी इज फॉर्म बाय, बार बॉडी कौन बनाता है? कॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स, अनकॉइल्ड ऑटोसोम इन गर्ल्स, कॉइल्ड ऑटोसोम इन बॉयज या अनकॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन बॉयज। तो जो कॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम होता है गर्ल्स में वो बनाता है बार बॉडी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बार बॉडी क्या होता है जनरली? वो होता है इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं बार बॉडी। इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं बार बॉडी। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है फीमेल्स की सोमैटिक सेल्स में, फीमेल्स की सोमैटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फीमेल्स की सोमैटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमंस ड्यूरिंग सेल साइकिल जीवन फेज लास्ट फॉर अबाउट। यहाँ पर आपको टाइम बताना है अप्रॉक्स में कि जो जीवन फेज है वो कितनी देर तक चलता है। 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 6 घंटे। तो जो ये जनरली चलता है जीवन, इसकी टाइम ड्यूरेशन होता है 12 घंटे के आसपास। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 12 आवर्स। ठीक है, बेसिकली जो ह्यूमन में सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल होता है इसको हम पढ़ते हैं 4 फेज में। ठीक है, सेल साइकिल में आता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, फिर होता है G2 फेज, चौथा होता है M फेज। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 फेज होते हैं। G1 फेज जो होता है वो लगभग 12 घंटे का होता है, सारे टाइम अप्रॉक्स में है। ठीक है, S फेज जो है वो 6 से 8 घंटे के लिए माना जाता है। G2 फेज जो है वो 4 घंटे के लिए माना जाता है, और M फेज ये 1 घंटे के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये G1 पूछा था तो G1 12 घंटे का है, 8 घंटे का S फेज है। ठीक है, 1 घंटे का अब माइटोसिस है और 4 घंटे का G2 है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल मोस्टली इज। सेल साइकिल का सबसे छोटा स्टेज कौन सा है? एस फेज, G1 फेज, M फेज, G2 फेज। तो अभी आपको बताया था सबसे छोटा कौन सा फेज है? M फेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है जो कि लगभग 1 घंटे के लिए एक्टिव होता है। ठीक है, 1 आवर के लिए। ठीक है, एम फेज में क्या होता है? एम फेज को जनरली हम बोलते हैं माइटोटिक फेज, माइटोटिक
टेक फेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होता है सेल साइकिल का, जहाँ पर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है और दूसरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्मी डिवाइड करता है। न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ। माइटोसिस और मियोसिस किस प्रकार डिफरेंस होते हैं इनके किसके प्रेजेंस में, क्या चीज की प्रेजेंस इनको एक दूसरे से अलग बनाती है? क्रोमेटिड, होमोलोगस, बाइवेलेंट या सेंट्रोमियर्स। ठीक है, तो जो बाइवेलेंट्स हैं इसकी प्रेजेंस इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बाइवेलेंट को टेट्राड्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, टेट्राड्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ये बनते हैं सिर्फ मियोसिस में। ठीक है, ये सिर्फ मियोसिस में देखने को मिलते हैं, माइटोसिस में ये देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब मियोसिस में आपको बाइवेलेंट देखने को मिलेगा, जबकि माइटोसिस में ये एब्सेंट होगा। ठीक है, माइटोसिस में ये एब्सेंट होगा। ठीक है, क्योंकि बाइवेलेंट वो पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एक साथ आते हैं सिनेप्सिस के दौरान, और ये कहाँ पर होता है, प्रोफेज 1 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है? माइटोटिक सेल्स में, मियोटिक प्रोफेज में, या फिर माइटोटिक और मियोटिक के प्रोफेज में, या म्यूटेटिंग सेल्स में। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है वो है मियोटिक में। मियोटिक का जो प्रोफेज होता है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपको जानते होंगे, है ना? तो ये है क्रॉसिंग ओवर जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है मियोसिस के प्रोफेज 1 में। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोसेस इन 1956 फर्स्ट डिस्कवर्ड सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, ए कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मोसेस ने 1956 में सबसे पहले देखा था सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, जो कि सेल डिवीजन के दौरान बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखा था? मियोटिक प्रोफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में, मियोटिक मेटाफेज में, या माइटोटिक टेलोफेज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मियोटिक प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। मियोटिक प्रोफेज में सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है। मियोसिस में बताता हूँ, मियोसिस जो होता है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, यहाँ पर साइनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। ठीक है, ये कब बनता है? जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। बेसिकली सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया। ये रोल प्ले करता है सिनेप्सिस में। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स जो है ये रोल प्ले करता है या हेल्पफुल होता है सिनेप्सिस के लिए। ठीक है, साइनेप्सिस के लिए। साइनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्रॉसिंग ओवर में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक पैटर्न है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या इससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये रोल प्ले करता है या हेल्पफुल होता है। ठीक है,
तो ये थे आज के इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।